नमस्कार। द बिज इन्फ्लुएंसर के एक और वीडियो को लेकर आपके साथ मैं हूं तन्वी सिन्हा। आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आपने इनके वीडियो या फिर इन्हें एड में डेफिनेटली देखा होगा। आज के हमारे गेस्ट एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, मेंटर, ऑथर है और सोशल मीडिया के वेरी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर तो है ही। द बिज इन्फ्लुएंसर्स में आज हमारे साथ है अंकुर वारिकू। बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच तन्वी, मुझे शो पे लाने के लिए। आपने इतना वक्त दिया वही हमारे लिए बहुत है। और हम अपनी बातचीत की शुरुआत इस सवाल के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना है और जाना है, मैं ये जानती हूँ कि आपने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को चुना। आप वहां पर गए, वहां पर आपने कुछ साल पढ़ाई भी की और उसके बाद फिर आप वापस आ गए। तो ये जर्नी कैसी रही और आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? कॉन्फिडेंस का मुझे नहीं पता। जनरली मैं 24 साल का था जब मैं हिंदुस्तान वापस आया था। अपनी पीएचडी में मैंने 2 साल बिता दिए थे एंड जिंदगी भर मैं यही करना चाहता था। जैसे आप बता रही थी ना अपने बारे में कि एक अरमान था, गोल था लाइफ में, तो मेरा भी यही था कि यूएस जाके पीएचडी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, फिर वहाँ कुछ करना है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ को करने में मैं अच्छा तो हूँ, लेकिन इस चीज़ को करने में मुझे खुशी महसूस नहीं होती। एंड ये एक बहुत ही हार्ट हिटिंग सी रियलाइजेशन थी, क्योंकि ज़िंदगी भर मुझे यही बोला गया था कि जिस चीज़ को करने पे तुम अच्छे हो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो उस चीज़ को करने में, लेकिन मेरे साथ ये नहीं हो रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपने आप को ये रिमाइंड कराया कि अगर मैं किसी चीज़ को करने में अच्छा नहीं हूँ, उस चीज़ में कभी भी मैं बेस्ट नहीं बन पाऊँगा। तो यही सोच के वापस आ गया। कोई प्लान नहीं था, यहाँ पहुँचूँगा, ये सब कर पाऊँगा, कोई आइडिया नहीं था। बट आई एम ग्लैड दैट आई केम बैक। डेफिनेटली वी आर ऑल्सो ग्लैड। लेकिन उसके बाद की जर्नी हम समझना चाहेंगे। आप वहां से वापस इंडिया आ गए, उसके बाद कैसे कैसे कोर्स ऑफ एक्शन रहा, फिर आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपने काम किया, मतलब एक स्टार्टअप से आप जुड़े, फिर आपने खुद का एस्टैब्लिशमेंट किया, फिर आप कंटेंट क्रिएशन में आए। ये पूरी जर्नी थोड़ा सा हमारे डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल, बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो जब मैं वापस इंडिया आया, सबसे पहला मकसद ये था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार से हैं, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी। तो ये था कि जिंदगी जीने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नौकरी ढूंढनी थी। एंड सबसे पहले मैंने 24 साल की उम्र में पहली अपनी नौकरी ढूंढी एंड वहाँ जॉब ली। एंड वहाँ मैं जॉब कर रहा था, अच्छा कर रहा था, मज़ा भी आ रहा था, बट आई वॉज सराउंडेड बाय रियली स्मार्ट पीपल। और उनकी सोच मेरी सोच से बहुत अलग थी, क्योंकि मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक सिर्फ एक फिजिक्स स्टूडेंट जैसी ही थी। तो वो पूरी दायरा इतना छोटा था। एंड सडनली दे वर टॉकिंग अबाउट सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, एचआर। तो लोगों ने बोला कि एमबीए कर लो, क्योंकि एमबीए करने से ना ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। देन आई डिसाइडेड चलो एमबीए कर सकते हैं। तो उसी समय मुझे एक नए स्कूल के बारे में पता चला। 5 साल पुराना स्कूल था, बहुत ही महंगा स्कूल था, लेकिन वो 1 साल का प्रोग्राम था, 2 साल नहीं बिताने पड़ते। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोग्राम वॉज कि बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं वो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। सो दैट्स वाई आई अप्लाई टू द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB। एंड भगवान भला करे उस इंसान का जिसने मेरा एप्लीकेशन पढ़ा और मुझे समझा कि मैं लायक हूँ क्लास घुसने के। एंड दैट 1 year जस्ट फंडामेंटली चेंज्ड मी। फिर ISB के बाद मैंने 3 साल कंसल्टिंग की नौकरी करी। एंड 2009 में मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया अपने बैचमेट के साथ फ्रॉम ISB इटसेल्फ। और उसका नाम था secondshadi.com। तो वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट था फॉर पीपल हु वांटेड टू गेट मैरिड अगेन। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। फिर उसके साथ और सारी स्टार्टअप्स किए। फिर 2011 में ग्रुपॉन जो एक US कंपनी है उसको इंडिया लाने का मौका मिला, वो 4 साल किया। फिर 2015 में फिर से एक स्टार्टअप शुरू किया नियरबाय के नाम से, उसको 2019 तक चलाया। पेटीएम जो कि यहीं हेडक्वार्टर्ड है, उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो एक पेटीएम कंपनी बनी। और 2019 में जब वो प्रॉफिटेबल बनी पहली बार 4 साल के बाद, तब मुझे लगा कि 10 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए हैं, बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, सब कुछ सही है, तो कुछ और नया किया जाए। एंड मैं सोचा एक 3 महीने का ब्रेक लेंगे। उन्हीं 3 महीने में पूरी दुनिया बदल गई। मार्च 2020 आ गया एंड घर पे बैठे हुए सोचा कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इतना सारा है जिंदगी में जो सीखा है। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड नाउ इट इज। नियरबाय से क्या आप अभी भी जुड़े हुए हैं उसमें, किस तरीके से? हाँ, नियरबाय मैं अभी भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ और शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं ऑपरेशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ। ओके,
तो आपने बताया कि जब दुनिया हिली तो फिर आपने कंटेंट क्रिएशन में कदम रखा, और मुझे लगता है कि आपने कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में आपने एक अलग से तूफान ला दिया। और मुझे लगता है कि आज हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आइदर आपके कंटेंट हमें ऑटोमेटिकली पॉपअप जरूर हो जाता है, या तो उसके अलावा आप एड्स में भी दिखते हैं। मुझे लगता है कि आपने एक अलग से रेवोल्यूशन ला दिया कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में। इसको लेकर मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज, आपके बारे में कुछ सुना भी है और देखा भी है, तो उसमें आपने बताया कि आपको पता है कि सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म से कैसे पैसा कमाया जा सके। तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं या ऑलरेडी वो है, अगर वो चाहे कि वो भी इससे कुछ अच्छे अमाउंट ऑफ मनी वो कमा सके, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? उसका तरीका तानवी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पेशेंस वाला है। लोगों को अक्सर ये लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में रातों रात पैसा बन सकता है, एंड वो सही नहीं है। अगर आप मेरी कंटेंट जर्नी भी देखेंगे, हालांकि पिछले 2 साल में बहुत बड़ी बूम आई है, लेकिन मैं पिछले 10-15 साल से कंटेंट बनाता आ रहा हूँ। चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो यूट्यूब भी हो। मेरा यूट्यूब का चैनल अगस्त 2017 में शुरू हुआ था, 5 साल पुराना। हाँ, पिछले 2 साल में जो ग्रोथ आई है वो पहले 3 साल की बहुत 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 ज़्यादा गुना है। लेकिन ये नहीं है कि मैं उस समय कंटेंट नहीं बना रहा था या रेगुलर नहीं था। तो आपको किसी भी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे, जिससे पहले आप शायद एक भी पैसा देख पाए। एंड ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, कायदे से मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपकी आमदनी ही यही है तो फिर आप कैसे करेंगे? अगर आप अपनी करंट नौकरी के साथ कर रहे हैं तो शायद उतना डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, उतना मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। लेकिन इतनी लगन देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। एंड वंस यू डू दैट, ऑटोमेटिकली जो भी आपकी एक कम्युनिटी बनी होगी फॉलोअर्स की, जरूरी नहीं है कि वो लाखों में हो, अगर हजारों में भी है, यू विल ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ मोनेटाइजिंग दैट। 3 मेन तरीके। एक, एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं तो आपके वीडियोस पे जब एड्स चलते हैं, उस पे जो भी पैसा यूट्यूब कमाता है उसका एक बहुत ज्यादा शेयर आपको जाता है एज ए क्रिएटर। दूसरा, ब्रांड एंडोर्समेंट्स। आप जिस भी कैटेगरी में कंटेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल फाइनेंस में कंटेंट बनाता हूं, तो बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ब्रांड्स हैं, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी ऑडियंस फाइनेंस को सीखना चाहती है, तो उनके थ्रू वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एफिलिएट इनकम, जहां आप ब्रांड्स के साथ उनको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने पिन कमेंट में डाल देते हैं। अगर लोग उनको क्लिक करके कुछ भी खरीदते हैं तो आपको एक परसेंटेज ऑफ दैट रेवेन्यू मिलता है। एंड ऑल ऑफ दीज कंबाइंड कैन एक्चुअली एड अप टू अ वेरी मीनिंगफुल नंबर। मैं खुद इतना सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 10-12 साल से स्टार्टअप चलाए हैं, तो मेरी दुनिया बहुत अलग थी। और जब मैं कंटेंट में आया, मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपने ऑलमोस्ट इंटरेस्ट के लिए करना चाहता था। पैसे बनाना मेरे को पता भी नहीं था कि कितने बन पाएंगे और कितने बन पाएंगे। लेकिन टुडे आई एम शॉक्ड एट हाउ मच मनी वन कैन मेक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, एंड कितना डिसिप्लिन अराउंड कंटेंट, कंसिस्टेंसी अराउंड कंटेंट इज द बिगेस्ट इनपुट टू अनलॉकिंग दैट मॉनेटरी वैल्यू। और मुझे लगता है कि आपके जो वीडियोस होते हैं उसमें तो ऐड भी नहीं आते हैं, उसके बाद भी यू आर सेइंग दैट मतलब बहुत इसमें स्कोप है और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इसे ग्रैब कर सकते हैं। आपने जब अपनी जर्नी के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनिशियल डेज की अगर बात करें, चाइल्डहुड डेज की बात करें, तो उस समय आपका पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा था? क्योंकि वो एक सीड की तरह काम करता है जो आपको आगे चलकर फाइनेंस से आपका एक लगाव और कनेक्शन बिल्ड करता है। तो वो जर्नी में समझना चाहूंगी। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है तानवी, क्योंकि हमारी पैसे के साथ लेके जो रिश्ता परिवार में रहा है वो बहुत ही 36 का आंकड़ा जिसको कहेंगे, क्योंकि कभी भी पैसे थे ही नहीं, कभी भी पैसे नहीं थे। और उसकी वजह से मुझे पैसे से एक तरीके से नफरत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसे की वजह से ही हम दुखी हैं, पैसे की वजह से ही जिंदगी में जो बहुत सारी खुशियां हमें मिल सकती थी वो हमें नहीं मिली, जो कि बाय द वे झूठ है, क्योंकि पैसा कभी वो चीज नहीं दे सकता, लेकिन वो स्टेबिलिटी देता है जिसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन जब आप पैसे के बिना बड़े होते हैं तो 2 में से एक चीज आपके साथ हो सकती है, या तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, या आप पैसे को ऐसे ठुकराते हैं कि आप कभी भी उसके अधीन नहीं बनेंगे। एंड आई डोंट नो विच ऑफ द टू डू पीपल गेट टू चूज, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि मैंने दूसरा वाला पाथ चुना, जहां मैंने बोला कि पैसे को कभी भी मैं इतनी अहमियत दूंगा ही नहीं अपनी जिंदगी में कि वो मुझसे बड़ा बन पाए।
And I think that is the reason why I do not get attached to money and materialistic things. जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोग जो ये सुन रहे होंगे उनको ऐसा लगेगा यार अब लाखों करोड़ों बना रहे हैं तो अब तो बहुत आसान है बोलना। लाइक शाहरुख खान भी बोलते हैं कि तभी फिलोसफर बनो जब बहुत पैसे बन जाएंगे। बद्दी यही सेम चीज़ मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 42 ईयर्स का हूँ एंड कायदे से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा लास्ट 3 सालों में ही देखा है। उससे पहले हमेशा जद्दोजहद ही लगी हुई थी। लेकिन मैं बोलता हमेशा यही आया कि अगर पैसे के लिए तुम काम करोगे और पैसे के पीछे भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे शायद तुम्हें अपना ज़मीर बेचना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े जिससे तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी जी। लेकिन अगर खुद के लिए कुछ करोगे तो भूखे नंगे तो नहीं मरोगे, इतना भरोसा है अपने ऊपर। बिल्कुल। फिर यही है कि किस मकाम तक जाओगे, क्या करोड़पति बनोगे, क्या वो बिलियनर्स फोर्ब्स लिस्ट पे जाओगे या कुछ ऐसा करोगे, या खुशी खुशी अपनी जिंदगी जितना पैसा चाहिए उससे बिता दोगे। एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी विद द वे वी आर एंड दैट इज लार्जली बिकॉज पैसे के बिना ही ज्यादातर जिंदगी जी है। जी। आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आपकी ये सोच है कि जो आप पैसे कमा रहे हैं उसे फिलहाल आप खर्च करेंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे नहीं रखेंगे, बिकॉज यू वांट कि वो खुद से वो स्ट्रगल फेस करे और पैसे कमाए और उस चीज़ को सीखे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा आपके भी लाइफ में। अभी भी आप क्योंकि आपने एक प्लानिंग की होगी कि आगे फ्यूचर में कितने आपको पैसे चाहिए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं? किस तरीके से वो अपनी जर्नी की शुरुआत करें, कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए और किन तरह के एसेट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? परफेक्ट एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी जिंदगी में 3 चीजें होनी चाहिए, और अगर ये 3 चीजें नहीं हैं आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी में शुरू नहीं करेंगे। नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एंड पिछले 2 सालों में ये बहुत क्लियरली जाहिर हो चुका है। अगर खुदा ना खास्ता आपके परिवार को या आपको कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हॉस्पिटल का खर्चा बन जाता है, देन यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस टू नेविगेट थ्रू दैट। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, अगर फैमिली मेंबर में जो अर्निंग मेंबर हैं उनको कुछ हो जाए तो फैमिली को वो प्रेशर फेस नहीं करना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके डिमाइस पे होगा। एंड तीसरा एक इमरजेंसी फंड, क्योंकि नौकरियां जा सकती हैं, इनकम रुक सकती है, तो कम से कम 6 महीने एंड आइडियली 12 महीने का इमरजेंसी फंड, जो भी आपके महीने का खर्चा है उसका 6 गुना या 12 गुना आपके पास बैंक में होना चाहिए। ये 3 चीज अगर आपके पास हैं, फिर आप फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करिए अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में। इन्वेस्टमेंट के रूप में एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल होता है 100 - X रूल। X अगर आपकी उम्र है, फर्ज करिए आप 30 साल के हैं, तो 100 - X मतलब 70% आपका जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपके पास वो रिस्क लेने का तरीका है, एपेटाइट है, उम्र है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे भी जाएगा तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेन कर सकते हैं। एंड बाकी का जो 30% होगा उसको आप एक सेफ एसेट में डालेंगे। वो सेफ एसेट क्या हो सकता है? वो गोल्ड हो सकता है, वो प्रोविडेंट फंड हो सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, वो कोई बॉन्ड हो सकता है, वो डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका रिटर्न जो है वो गारंटीड है, लेकिन बाय डेफिनेशन वो कम भी होगा, वो बेयरली इन्फ्लेशन को बीट करेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं एंड जो भी आप पैसे कमा रहे हैं आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। जी, एफडी की आपने बात की और मैं आपके वीडियोस देखती हूँ एंड स्ट्रिक्टली आप एफडी के अगेंस्ट है, तो आपने जब यहाँ पे जिक्र किया तो मुझे भी लगा कि आपने मेंशन कर दिया था कि वो शायद इन्फ्लेशन को बीट ना भी कर पाए, बट हाँ एक सेफ कॉर्पस के लिए हम इसे रख सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आपने पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि कैसे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, इसमें मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, हमें कितना पैसा चाहिए, और फाइनली मुझे अगर जो आजकल बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो पता ही नहीं रहता है कि किस अमाउंट पे जाके मुझे स्टॉप करना है। व्हेन विल आई अचीव दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? उसको समझने के लिए कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि मेरी मतलब एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ तो मैं अल्टीमेटली आई विल बी हैप्पी इनफ एट लास्ट? ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन तरीका बहुत सिंपल है। आप बेसिकली अपने जो सारे फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं उसको प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी बड़ी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो शायद उनकी शादी, उनकी एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट का खर्चा, ये सारे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। और फिर एक जिंदगी जीने का एक्सपेंस होता है जो भी आपके महीने का खर्चा होगा। आप इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
एंड उसको अगर आप वापस लाएंगे टू टुडेज वर्ल्ड, आपको पता चलेगा कि आज के लिए आपको कितना पैसा चाहिए टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ दैट। वो अमाउंट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है तन्वी, इतना आसान नहीं है। लेकिन यू पोज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो अमाउंट कितना है ना, आप कभी जिंदगी में रुकेंगे ही नहीं, आप भागते रहेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन आपको पता ही नहीं है कहाँ है। ऐसी रेस कोई नहीं दौड़ना चाहेगा और किसी को दौड़नी भी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप रुक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रुकेंगे, पर आपको पता है कि इस पॉइंट पे शायद अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे के पीछे इस तरह से भागने की जरूरत नहीं है। एंड देन नेवर बी सैटिस्फाइड आल्सो। Exactly. पता है भाग रहे हो, कहाँ जाना है पता ही नहीं है कुछ भी। और कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आप अच्छे से कमाते रहेंगे, लोग आपको अप्रेजल, प्रमोशन सब कुछ देते रहेंगे, तो आपको लगेगा अरे वाह और कमाते रहो और कमाते रहो। इस चीज का अंत नहीं है। तो मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे स्पेसिफिकली फॉर दिस, कि कितना पैसा हर एक इंसान के लिए जरूरी है फॉर देम टू फाइनेंशियली रिटायर। मुझे ये नंबर ऑलमोस्ट 16 साल पहले पता था अपने लिए, एंड उस नंबर को मैं हर साल ट्रैक करता हूँ कि वो नंबर क्या है, कैसे है, और जो मेरे सारे खर्चे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके। एंड आई नो कि जिस दिन वो अमाउंट मेरे पास आ गया, आई एम नाउ सेफ। उसके बाद जो भी आएगा वो जी, मुझे लगता है तो आज हमारे व्यूअर्स का एक ये टास्क होगा कि एटलीस्ट वो ये काम करें। बिल्कुल। और इसके बाद जैसे आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, इनिशियली आपने स्टार्टअप्स में काम किया, फिर उसके बाद खुद आप नियर बाई से जुड़े। तो मैं ये समझना चाहूंगी कॉर्पोरेट लाइफ और उसके बाद एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप मतलब आगे बढ़े, दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा, और आप मतलब किसको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ये मैं अक्सर इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया से आता हूँ तन्वी, जहाँ लोग स्टार्टअप करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी अगर नौकरी कर रहा है ना, तो उसने अपना जमीर बेच दिया। एंड आई गेट सो मैड एट दैट, क्योंकि ये सही नहीं है। एक नौकरी में मुझे क्या सीखने को मिला, जो मुझे लगता है हर एक इंसान को सीखना चाहिए, एक प्रोसेस की अहमियत। जी। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो हर एक चीज़ कायदे से होती है, रूल्स होते हैं, प्रोसेस होता है, एक एडहेरेंस होता है, एंड इट इज़ अमेजिंग हाउ दैट वर्क्स एट स्केल। दूसरा, टीम्स की अहमियत। आप अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन एक टीम में काम करके आपको पता चलता है कि छोटे 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 पुर्जे एक बड़ी मशीन को कैसे चला पाते हैं। एंड नंबर 3, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, एक प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिलती है, जो कि शुरुआत के प्रोफेशनल करियर में बहुत लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एंड इट गिव्स देम दैट ग्राउंडिंग which also gives them that confidence for the future. जी। स्टार्टअप की दुनिया बहुत अलग है, जहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रोथ शायद बहुत ज़्यादा मिल सकती है, आप नए नए रोल ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जो शायद आप एक कंपनी में या एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते थे। बट इट कम्स विद इट्स रिस्क्स, एंड इतना ग्लैमरस नहीं है जितना दूर से दिखता है। सो व्हेनेवर आई स्पीक टू समबडी, आई टेल देम, अगर हो सके तो 4, 5, 6 शायद 10 साल एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम करिए। रो के नहीं, सैड होके नहीं, ये नहीं खोल के यार नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं, अच्छे से, लगन से, एंड पूरी शिद्दत के साथ वो 10 साल बिताइए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा, और वो अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस की, जिससे आप एक्चुअली अपना सक्सेस रेट इन द स्टार्टअप इंक्रीज कर पाएंगे। तो यहाँ तो हमने आपसे ये समझ लिया कि अगर कोई स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत करना चाहता है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और माइंड में उनके ये होना चाहिए कि वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ या बाकी फील्ड्स के एक्सपीरियंस गेन कर ले और तभी आगे बढ़े। आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं, आप जब किसी को फंड करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो चाह रहे होंगे कि उन्हें कोई ना कोई फंड करे, तो क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए ताकि उनका स्केल अप हो सके बिजनेस? श्योर। तो 3 चीज़ें होती हैं जो मैं जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ मैं देखता हूँ। नंबर 1, एंड इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, नंबर 1 मार्केट कितनी बड़ी है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अक्सर लोग इसमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने हिसाब से उस मार्केट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे वाह, अगर ये 10 करोड़ की भी मार्केट है तो बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके लिए 10 करोड़ बहुत बड़े होते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए एक मार्केट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अर्ली ऑन जब आप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत रैंडमनेस होती है और बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो स्टार्टअप नहीं चलेगा। तो एक रीजन जिसकी वजह से आप बेट लेना चाहेंगे वो होगा कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, कैसे जानते हैं, खुद के उनके इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स कैसे हैं, सो ऑन। एंड तीसरा
कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते हैं उसकी तरफ उन्होंने क्या क्या काम किया है और कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एक सर्टेन ट्रैक्शन जैसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग लैंग्वेज में, वो दिखानी ज़रूरी है कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फर्स्ट स्टेप्स लिए हैं एंड यू आर ऑन योर वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर ये 3 चीज़ें तन्वी होती हैं, देन मोर ऑफन देन नॉट इट बिकम्स अ येस फ्रॉम माय साइड। ओके, आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हैं, आप सिर्फ मैं कहूँ कि आप एक तरह से कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं। आपने बुक भी लिखी है, आपकी एक बुक ऑलरेडी पिछले साल आ चुकी है, डू एपिक शिट, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और इसके बाद हमने सुना है कि आपकी नेक्स्ट बुक भी आने वाली है। तो हम इन दोनों बुक के बारे में जानना चाहेंगे, और एक ऑथर के मन में क्या प्रोसेस चलता है और आपने किस सोच के साथ उस बुक को लाया था, और आगे अगली बुक आने वाली है, क्या प्रोसेस है, क्या सोच है? तो सोच बहुत ही अलग से थी तन्वी। जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा। बचपन में ख्वाब थे कि हाँ किताब लिखेंगे, बट उसका कोई बेसिस नहीं था। जब बड़े हुए देन फिर वो आइडिया डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन जब ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी बड़ी होने लगी, लोग रिकग्नाइज करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, तो काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप किताब लिख रहे हैं क्या? एंड मैं बोला नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे पब्लिशिंग हाउसेस ने पूछना शुरू किया कि आप किताब लिख रहे हैं। मतलब किताब लिखना कुछ सीरियस सा लग रहा है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा सीरियस थॉट दिया एंड आई थॉट कि लिख सकते हैं। जब डिमांड आ रही है तो जरूर सप्लाई करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था कि मैं किताब किसके लिए और क्यों लिख रहा हूँ। एंड मैं सिर्फ एक और किताब नहीं लिखना चाहता था। मैंने किताबों से बहुत सीखा है तन्वी, बहुत कुछ सीखा है। एंड मुझे ये लगता है कि आजकल की जनरेशन किताबें उतना नहीं पढ़ रही है जितना उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्कूल और कॉलेज की किताबों से इतने पक चुके हैं कि वो किताब का चेहरा देखना ही नहीं चाहते। और फिर रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया बहुत बहुत अच्छी है, तो क्यों किताब पढ़ें। तो आई वॉन्टेड टू राइट अ बुक फॉर पीपल हु डोंट रीड। एंड इसके लिए ज़रूरी ये था कि वो किताब बहुत सिंपल होनी चाहिए, उसका कोई स्टार्ट और फिनिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी बुक पढ़ सकें और उन्हें अच्छा लगे कि वो बुक पढ़ सकते हैं। और शेयरेबल होनी चाहिए, क्योंकि दैट्स व्हाट दे रियली वांट टू डू। वो किताब पढ़ के खुश फील करना चाहते हैं एंड प्राइड फील करना चाहते हैं। सो डू एपिक शिट मैंने उसी हिसाब से लिखी, जहां उसका कोई चैप्टर नहीं है, आप किसी भी पन्ने को खोल के पढ़ना शुरू कर सकते हैं एंड 1, 2, 3 पेजेस में भी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। इट हैज़ नो स्टार्ट, इट हैज़ नो फिनिश, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट वाज रिसीव्ड एग्जैक्टली द वे दैट आई हैड इमेजिन्ड। मैं चाहता था कि बहुत लोगों के लिए ये उनकी पहली किताब बने। एंड हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा ईमेल आता है जहां लोग बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट बुक आई फिनिश्ड इन माय लाइफ, एंड दैट मेक्स मी सो हैप्पी। ये जो आप बुक की जर्नी बता रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि एक तरह से ये भी वर्कआउट करता है कि बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर थे और आपने एक फेस वैल्यू बना ली थी, लोग का एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था आपको लेकर। तो ऐसे में जब आपने बुक उसको लॉन्च किया तो बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि अरे अंकुर वारिकू जी का मुझे बुक पढ़ना है, उन्होंने बुक लिखी है, वो क्या होगा, उसमें क्या कंटेंट होंगे। तो डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि साथ में दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और सक्सेस आपको ज़रूर मिला है। सेकेंड बुक के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो जब मेरी पहली बुक आई तो मेरी जो पब्लिशर हैं वो मेरे पास आई, उन्होंने पूछा कि अंकुर आप हफ्ते में कितने यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं? मैंने बोला 3। बोलते और कब से बनाते आ रहे हैं? 2.5 साल। तो कभी भी कोई ब्रेक नहीं आया? बोला नहीं आया। बोलते फिर किताबें अलग क्यों होनी चाहिए? पॉइंट तो सही है। होता है आपको हर साल एक किताब लिखनी होगी, बिकॉज इट इज लाइक अ कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। आप वीडियोस बनाते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप वो सारी चीज़ें करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ हर हफ्ते विदाउट एनी फेल, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, धूप हो, छाँव हो, आप करते हैं। देन किताबों के लिए डिफरेंट क्यों? स्पेशली अगर आपका गोल वही है कि लोगों को किताब पढ़नी चाहिए। तो उसी मकसद के साथ मैं बोला ठीक है, लेट्स साइन अप फॉर दिस एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोज। तो हर साल एक बुक छापने का एक प्रण तो लिया है, बट लेट्स सी व्हाट इट इज। तो दूसरी बुक दिसंबर में रिलीज हो रही है। द नेम ऑफ द बुक इज गेट एपिक शिट डन। ओके। एंड दैट इज, सो डू एपिक शिट वाज अबाउट रिफ्लेक्शन, इट वाज अबाउट थॉट, कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। गेट एपिक शिट डन इज अबाउट एक्शन, कि सोच के अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ करिए। एंड इट इज रिटन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन है, जहाँ स्टूडेंट जो है वो टीचर से 36 ऐसे सवाल पूछता है
जो आप और मैं हर रोज अपनी जिंदगी से पूछते हैं, एंड टीचर उसको आंसर करने की कोशिश करता है इन अ मैनर दैट द स्टूडेंट कैन रिसीव। दैट्स द बुक। आपने ऑलरेडी बहुत अलग अलग वैराइड एक्सपीरियंसेस लिया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से लेके आपके कंटेंट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, और लोग उसे एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं और उसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपके सोशल मीडिया पर कंटेंट भी देखती हूँ, उसमें आप अपने लर्निंग्स, अपने मिस्टेक्स से लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वॉट यू हैव गॉन थ्रू, एटलीस्ट आपके उस एक्सपीरियंस से एटलीस्ट कोई एक पर्सन हो, कोई एक इंडिविजुअल हो जो वो मिस्टेक को दोबारा ना दोहराए। और आप ये भी कहते हैं कि मिस्टेक करने में कहीं गलती नहीं है, आप अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आप एज अ मेंटर भी काम करते हैं, आपके कोर्सेज भी आते हैं, इन सभी चीज़ों को, बिकॉज 7 days and 24 hours सबके लिए सेम होता है, बट आप ये भी कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट प्लान है कि एवरी ईयर यू विल बी ब्रिंगिंग अ बुक, एक बुक आपका आएगा ही आएगा। ये कैसे मैनेज हो रहा है? आई थिंक मैंने जिंदगी में ये कहीं पढ़ा था कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए खेल है लेकिन लोगों के लिए मेहनत है, then that is when you have arrived in life, and that is what I am doing, Tanvi, seriously। क्योंकि जब बहुत लोग आप जैसे, and this is a very genuine question कि कैसे हो पाता है इतना सारा कुछ वैसा, मेरे लिए ना ये genuinely एक खेल है। मैं इसको बहुत अच्छे से enjoy करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत सरल है, मेरी टीम मुझे बहुत हेल्प करती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे इससे पहले भी कि एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है, हर एक इंसान को पता है कि उनको क्या काम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, एंड इट इज लाइक अ फैक्ट्री, चलता रहता है दिन रात। जैसे आप लोग अपना कंटेंट आए दिन 24 घंटे रिलीज करते रहते हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट द बिग डिफरेंस इज यहाँ हमें वो कंटेंट बनाना है जो हमें लगता है कि हमेशा रहेगा, वो कंटेंट बनाना है जो as you said हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आया है, एंड देन इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पीपल हु अप्रिशिएट दैट कंटेंट। आपके फ्यूचर क्या गोल्स हैं, क्या एम है? एक बुक के बारे में तो हमें पता चल चुका, बिकॉज एवरी ईयर वी विल बी नाउ एक्सपेक्टिंग दैट एक आपके नाम से बुक आने वाला है, मतलब आपके द्वारा लिखा हुआ बुक एक आने वाला है। उसके अलावा क्या गोल है? कंटेंट क्रिएशन, बुक एंड मैं ना जब यूएस से वापस आया था तन्वी, तो मेरी जिंदगी का जो एक ही गोल था वो मेरे सामने चकनाचूर हो गया। और उस समय पे ना लोग बोल रहे थे अरे प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी फेल हो गया, प्लान सी, एंड मैं लोगों को बोल रहा था कि मैं किस बेसिस पे एक नया प्लान क्रिएट करूं, क्योंकि मेरा बेस्ट प्लान तो फेल हो चुका है। तो जो भी मैं प्लान बनाऊंगा वो तो एक बहुत ही मीडियोकर सा प्लान होगा। तो आई एम नॉट किडिंग यू व्हेन आई से दिस, पिछले मुझे 18 साल हो गए यूएस से वापस आए हुए। उन 18 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में कोई गोल और कोई टारगेट नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी को हैबिट्स के थ्रू जिया है कि मैं हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कुछ ऐसा करूंगा जो मैं करना चाहता हूं और जिससे मुझे पता है मेरी बढ़ोतरी हो रही है। वो मुझे कहाँ ले जाता है उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता। क्या मुझे पता था 2 साल पहले कि मैं हर साल एक किताब लिखूंगा? नहीं। क्या वो एक गोल और टारगेट था? नहीं। क्या मुझे 3 साल पहले पता था कि मैं कंटेंट की जर्नी में यहाँ पहुंच पाऊंगा? नहीं। क्या मुझे पता था कि मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा? नहीं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे आदतों की वजह से आगे बना है, एंड वही मुझे कहाँ ले जाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जब वो फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मैं नहीं पूछी टू डू लिस्ट में, तो अभी होगा, बिकॉज आपने अभी मुझे लगता है कि स्टार्टिंग की ही 4-5 चीजें की हैं, आपकी लिस्ट बहुत लंबी होगी जरूर, डेफिनेटली। वो लिस्ट है। कंटेंट बनाते रहो, लोगों को अवेयर करते रहो, उनकी जितनी मदद कर सकते हो करते रहो, लेकिन वो किस दिशा में ले जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो अगर कल को आप मुझे होगा नहीं, लेकिन कल को आप मुझे पिक्चरों में देखेंगे तो हैरान मत होइएगा, पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हैरान मत होइएगा, कुछ नहीं करते हुए देखेंगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि हर एक चीज का एक रीजन और एक रिदम होगा। बिकॉज देयर इज मच मोर टू अंकुर वारिकू जो हम देख सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे में एक मेरा ये सवाल होगा आपसे कि आप लोगों को मेंटर एक तरीके से करते हैं, फिर आप उन्हें डिफरेंट स्किल सेट को लेकर ट्रेन भी करते हैं। आपका एक बहुत पॉपुलर कोर्स है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, बिकॉज आपने बोला कि छोटे छोटे हैबिट्स को आप डेवलप करते हैं और उसी से आप आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर कोई सीखना चाहे, समझना चाहे, अपने में इम्बाइब करना चाहे इन क्वालिटीज़ को, तो वो कैसे कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक पॉइंट से शुरू होती हैं, वो होती है अवेयरनेस। मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में भी ये बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में ना ऐसी कोई आप नई चीज़ नहीं जानेंगे जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है। तो इस कोर्स से ना कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये एक्चुअली पहले
सेकंड में ही मैं अनाउंस कर देता हूँ कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं प्लीज रिफंड ले लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, इस कोर्स में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। द ओनली थिंग दैट आई डू डिफरेंटली इज मैं लोगों के सामने एक आईना रखता हूँ, बोलता है ये आईना अगर आप देख सकते हैं तो तभी आप कुछ बदल पाएंगे, वरना आप भागते रहेंगे। और वो आईना है एक 10 दिन की एक्सरसाइज, जहां मैं लोगों को बोलता हूं हर 1 घंटा रिकॉर्ड करिए, आपने क्या किया, क्यों किया, और उसकी वजह से आपको कैसा महसूस हुआ। 10 दिन बाद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि आपको अपने वक्त को कैसे संभालना है। हम लोगों को ना पता भी नहीं है कि हमारा वक्त कहाँ जा रहा है। बिल्कुल 24 आवर्स में कहाँ चला गया, कुछ नहीं समझ में आता ऐसा लगता है। है यार कि हफ्ता ही खत्म हो गया, फ्राइडे भी आ गया, ऐसे ही बार होता है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ सो मेनी पीपल कि उनके लिए वक्त मैनेज करना इज नॉट अबाउट वक्त मैनेज करना, उनका डेफिनेशन ऑफ टाइम हैज गॉन फॉर अ टॉस। इट इज समथिंग दैट दे आर लिविंग इन अ ब्लर। उनको कोई आइडिया नहीं है वो उठते कब है, सोते कब है, खाते कब है, खेलते कब है, काम कब करते हैं। चले जा रही है जिंदगी, चले जा रही है, और फिर महीना बीत गया, साल बीत गया, एंड फिर पता ही नहीं। तो एनीथिंग, वेदर इट इज मैनेजिंग टाइम, वेदर इट इज मैनेजिंग मनी, लोगों को पता ही नहीं उनका पैसा कहाँ जाता है। मैं इतनी बार लोगों से पूछता हूँ कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ मैं करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, कितना कर सकते हैं महीने का? 5-10 हज़ार रुपए कर लूंगा। तो ये कर लूंगा एक चाह है कि आपको करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा? बोलता है आपके महीने का खर्चा कितना होता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यही तो शुरुआत है। इन्वेस्टिंग तो बहुत आसान है, वो तो 4 लोग आपको बता देंगे कि कैसे करना है। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और कितना करना चाहिए, दैट विल बी अ पर्सनल डिसीजन, क्योंकि आपकी आमदनी, आपके खर्चे आपके हैं, किसी और के नहीं है। तो जब तक आपको नहीं पता होगा किसी और को कैसे। सो एवरीथिंग इन माय वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस। अगर खुद के बारे में आप वो सारे सवाल नहीं पूछ सकते जो आपको पूछना चाहिए, तो किसी और से वो सवाल शायद आएंगे ही नहीं। अगर आ भी जाएंगे तो आप उस सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि आप हर घंटे क्या कर रहे हैं, अगर उसको नोट डाउन करते हैं, और मैंने सुना है कि आपने बहुत साल पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी थी और आपके पास वो रिकॉर्ड अभी तक है, और मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। अब ऐसी आदत पड़ चुकी है कि मुझे पता होता है एग्जैक्टली कि मेरा दिन कैसे जाएगा, क्यों ऐसा जाएगा, और उसकी वजह से मुझे कैसा महसूस होगा, क्योंकि मैंने 13 साल ये डॉक्यूमेंट किया है। एंड नोटबुक में पहले करता था, फिर एक्सेल शीट में करता था। वो अभी नोटबुक्स को दीमक ने खा लिया लेकिन एक्सेल शीट्स अभी भी बरकरार है। तो मैं एंड योर फेवरेट एक्सेल शीट? माय फेवरेट एक्सेल शीट्स, उस पे तो मैं सब कुछ पूरी अपनी दुनिया चलाता था। दैट इज समथिंग दैट आई डन। और मुझे लगता है कि आज के इस डेट में, और ये जो हमारा इंटरव्यू का टाइम है, वो एक बहुत अच्छे टाइम के साथ आप ऐड कर पाएंगे कि यू हैड स्पेंट अ क्वालिटी टाइम। एब्सोल्युटली, आई एंजॉयड माय सेल्फ अ लॉट। और आपकी मार्स की जर्नी के बारे में मुझे बता दें, बिकॉज वो आपके मतलब फ्यूचर गोल्स में है जो आपने वो एक फ्यूचर गोल में है। मेरा बचपन से तमन्ना था कि मैं मार्स पे जाऊं। मुझे ऐसा यकीन है कि मैं मार्स पे एक दिन जाऊंगा। सवाल जो मैं अभी तक आंसर नहीं कर पाया कि मैं अगर जाऊंगा तो वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क है। मेरी वाइफ तो बोलती है कि वापस आना ही है, मुझे ऐसा लगता है कि वहीं रहना चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है। चलिए, जहां हम अभी मार्स की बात कर रहे हैं, एक मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि आज डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या आपको लगता है कि उसमें इन्वेस्ट करना सेफ डिसीजन हो सकता है इस वक्त? अभी बहुत अर्ली है। आई थिंक डिजिटल करेंसी जो सरकार आज ही इनफैक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है, इट इज़ अ ग्रेट पायलट। बहुत बहुत प्रोग्रेसिव मूव है। बहुत कम गवर्नमेंट्स हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने ऐसा एक मूव लिया है। तो पेशेंट रहिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें रातों रात पैसे बन जाएंगे तो इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ भी। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू वेट एंड पैन आउट, एंड 1-2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जैसे भी वो सिचुएशन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप आज फिएट करेंसीज में या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, वैसे ही शायद डिजिटल करेंसीज में भी कल को ट्रेड कर रहे होंगे, एंड दैट माइट आल्सो बिकम एन ऑप्शन। क्रिप्टो एंड एनएफटी की अगर इस वक्त बात करें तो क्या उसमें भी आपको लगता है कि हम कर सकते हैं इन्वेस्ट, या कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो एनएफटीज के बारे में मुझे पता बहुत है, लेकिन मैंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को रेकमेंड किया, क्योंकि मैं अगर कुछ भी ऐसा नहीं करता हूं तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता हूं। क्रिप्टो को लेके मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो एज अ टेक्नोलॉजी बहुत फंडामेंटल है एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनमस बिहेवियर इज समथिंग दैट विल अनफोल्ड मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड अनलॉक वैल्यू। एंड
उसके लिए मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन एवरीथिंग सेड एंड डन, किसी भी इंसान का जो टोटल इन्वेस्टमेंट पूल है जी उसका 5 से 10% से ज़्यादा क्रिप्टो में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल एसेट है, रातों रात ऊपर नीचे होता है। तो आप अगर 10% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा डालेंगे, यू आर सब्जेक्टिंग योरसेल्फ टू अननेसेसरी एंड अनरियलिस्टिक रिस्क, विच आई वुड नॉट रिकमेंड। जी। इंडियन ग्रोथ स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? इसमें कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जिसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कमिंग फ्यू इयर्स में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है? सेक्टर वाइज अगर आप कुछ बता सके तो। मैं टोटल इंडिया स्टोरी पे बहुत बुलिश हूँ। सेक्टर वाइज बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए द बिगेस्ट डेटा पॉइंट इज कि अगले 10 साल में 300 मिलियन लोग जो कि 18 से 24 साल की उम्र में हैं, वो वर्किंग क्लास में एंटर करेंगे। वो पैसा कमाना शुरू करेंगे, उसकी वजह से वो पैसा खर्च करना शुरू करेंगे, उसकी वजह से every business in the Indian domestic market will increase, the middle class will explode, and ये जो movement है तन्वी of 300 million people, ये इस पूरी धरती ने आज तक कभी इतने छोटे पीरियड में नहीं देखी है। वो किसी और देश में कभी नहीं हुआ है। So it is not something that anybody can predict. कुछ भी हो सकता है, but I am very very bullish कि क्या होने वाला है। So I am betting on agriculture, I am betting on energy, I am betting on infrastructure, I am betting on FMCG, I am betting on financial services। लेकिन फिर ये है कि सारे बेट ले लोगे तो फिर बचा ही क्या? तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ, मतलब इंडिया पे बेट करिए, बिकॉज इंडिया एज अ डेस्टिनेशन एंड एज अ मार्केट इज गोइंग टू हैव द बेस्ट रन इन माय ओपिनियन इन द नेक्स्ट 20-30 इयर्स। यूएस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करते हैं और आप उसके बारे में भी बताते हैं, उसमें किस तरह के सेक्टर्स को आप प्रेफर करते हैं? अगर आप बता रहे हैं कि आप इंडिया पे ज़्यादा बुलिश है, तो यूएस स्टॉक में से चूज करने का कौन सा टेक्निक होना चाहिए? तो यूएस में मेरा बायस है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं यूएस में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ही पिक करता हूं, जो अभी बहुत पिटे हुए हैं, तो अभी मैं बात भी नहीं करूंगा उनके बारे में। लेकिन यूएस की टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबल कंपनीज होती हैं, तो जैसे आप फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, इन सबको ले लेंगे, एंड दे आर सिटिंग ऑन द एंटायर वर्ल्ड एज देयर मार्केट। तो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी में मुझे इन्वेस्ट करना होगा, आई वुड मच रादर इन्वेस्टेड इन अ यूएस कंपनी, क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी है, एज अगेंस्ट मे बी सम अदर कंपनी, बट दैट्स द बायस दैट आई हैव, नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड पीपल टू फॉलो। ओके अंकुर जी, यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ मैं शॉर्ट आंसर्स, और जो आपके मन में सबसे पहले आए आप जरूर उसका जवाब दें, ठीक है? कॉफी यहाँ पर है ना? सबसे पसंदीदा चीज जो आप फ्री टाइम में करते हैं? रीडिंग। आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? अगर एक ही बुक जिंदगी में पढ़नी होगी तो एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। मुझे लगा कि सबसे पहले तो डू ए पिक्चर। नहीं, अपनी किताब में कभी नहीं बोलूंगा, वो लोग ले लेंगे। बिल्कुल। आप अपने आप को अगर डिस्क्राइब करें तो एक वर्ड क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट। ओके। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहा? खुद पर, जब कभी भी मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया है, इट हैज यील्डेड द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या बताएंगे आप? ओह, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, एक्चुअली वो सारी चीजें जिसमें मैंने इतनी गलतियां करी है, एंड मैं लोगों को वही बताता हूँ कि कैसे उन गलतियों से बचना चाहिए। ओके। अगर आपको कोई एक विश अगर आपको मिले और आप बैक में जा सके, अपने पिछले दिनों में, पास में जा सके, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि उससे आपके आज के दिन कुछ और बेहतर हो जाए? एक भी चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज को नहीं। Your journey has been I think I am here because मैंने वो सारी गलतियां करी है, वरना तो फिर कुछ और ही होता। अगर आप इन सारे फील्ड्स में नहीं होते, जैसा कि कंटेंट क्रिएशन और एज एन एंटरप्रेन्योर आप नहीं होते, तो फिजिक्स और नासा के अलावा मुझे कोई और थर्ड ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। टीचर। आई थिंक मैं टीचर होता। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझाते बताते मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। अगला सवाल होगा कि बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन आपके मन का? मैंने साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, तो वहाँ तो आप कुछ भी पिक कर लीजिए, आई भी। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ मैं बार बार जाना चाहूँगा, अगर जा सकता हूँ, तो गोवा इन मानसून्स। ओके। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने ये तो बता दिया कि आपने कोई गोल सेट नहीं किया है, बट आप अपने लाइफ से कुछ ऐसा हो जो अचीव करना चाहते हो? कुछ नहीं। शायद एक यूनिवर्सिटी किसी पॉइंट पे, शायद।
ओह माय गॉड, Who knows? बहुत Do सारी epic चीजें, shit university, किसको पता? बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही है। मुझे लगता है कि अगर इसके बाद जब भी आपकी यूनिवर्सिटी आएगी तो ये चंक तो जरूर जाएगा, बिकॉज बिस्तर ने सबसे Exactly, पहले बिजनक इसको ने सबसे पहले ये निकाला। मैंने आज तक ये कभी नहीं बोला है। एंड आई विश कि ऐसा जरूर हो I और really मतलब wish. बहुत जल्द हो जाए ताकि हम बता सकें कि हाँ, बिस्तर में बेहतर सबसे पहले बताए। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा म्यूजिक या कोई ऐसा गाना है जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, जो आपको मोटिवेट करता हो, इंस्पायर करता हो? मोटिवेट इंस्पायर नहीं, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत बहुत पसंद है वो है ये दूरियां बाय द मूवी लव आजकल। वो हमेशा जब भी मैं सुनता हूँ मुझे अच्छा ही लगता है। इसके अलावा एक ऐसे जनरल मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी टीम भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और आप सभी चीजों को उसी के बीच में मैनेज कर रहे हैं। आप वैसे हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि छोटी टीम के साथ कोई काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, तो फिर वैसे में हम कैसे ग्रो करेंगे, हम कैसे बेहतर करेंगे? तो उन्हें आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस तन्वी ऐसा रहा है कि मैंने बहुत बड़ी टीम्स भी हैंडल करी हैं। तो एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट में 1200 लोगों की एक टीम हैंडल कर रहा था या कंपनी चला रहा था, एंड आज मैं एक 9 लोगों की टीम को हैंडल करता हूँ। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि छोटी टीम्स में बहुत अलग लेवल ऑफ खूबसूरती एंड पेस या स्पीड होती है जो आपको एक बड़ी टीम में नहीं मिल सकती, क्योंकि बड़ी टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन। आपने कोई चीज़ बोली, वो इंसान तक पहुँचते पहुँचते कुछ और ही बन चुकी होगी, लेकिन 9 लोगों में आप बोलेंगे, हर एक इंसान सुनेगा और क्लियरली सुनेगा। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप बहुत क्लियरली लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्या है वो डिफाइन करिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, एंड उसकी वजह से वो अपने हिसाब से काम करते हैं, विच मे नॉट बी वॉट यू इवेंचुअली वॉन्टेड। तो अगर एक छोटी टीम में आप बहुत क्लियरली लोगों से एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, देन यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। क्योंकि कोई भी इंसान रोज सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि आज मैं बेकार काम करूंगा, आज मेरा मन कर रहा है बेकार काम करने का। हर एक इंसान अच्छे से काम करना चाहता है, बट अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि उनके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए और आपके हिसाब से आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें एक डिफरेंस था। उस डिफरेंस को जितना आप मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हैं उतना ही अच्छे से रहेंगे। मनी और पावर में से आपको चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? पावर। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि कंटेंट क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में से चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिर कंटेंट क्रिएशन को आप एज अ, मतलब मुझे लगता है मैं कंटेंट क्रिएशन को एक एंटरप्रेन्योरियल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अक्सर जब कंटेंट क्रिएटर से बात करता हूँ, जो मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा हैरान इसी चीज से होते हैं कि मैं इसको एक बिजनेस के तौर पे चलाता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता था लेकिन कुछ और भी हो सकता था, एंड उसमें कोई अंतर नहीं होता। विच इज व्हाट आई लव अबाउट व्हाट आई डू। इट इज नॉट कंटेंट क्रिएशन, इट इज अबाउट a running content media company which happens to also make videos on YouTube. तो अगर कोई मुझे यूट्यूबर बुलाता है या इंस्टाग्रामर बुलाता है, मतलब बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं कायदे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जी, जैसे अभी आपने बात भी की, आपके जो फेलो जो आपके साथ काम कर रहे हैं इस सोशल मीडिया स्पेस में है, उनमें से किसी के कंटेंट को आप ज्यादा फॉलो करते हैं या उनको आप अप्रिशिएट करते हैं? अगर वो फाइनेंस सेगमेंट में हो वो आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो फाइनेंस में मुझे फाइनेंस विद शरण बहुत पसंद है क्योंकि बहुत फनी कंटेंट बनाते हैं। प्रांजल कामरा बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जैसे ही सिखा पाते हैं। ट्विटर पे मुझे नवल रविकांत बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा सोचते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे अली अब्दाल करके एक यूके बेस्ड कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो उनका कंटेंट मैं फॉलो करता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ। काफ़ी बार तो ऐसा होता है एक वीडियो शूट करने से पहले मैं उनके वीडियो देखता हूँ कि उन्होंने कैसे इसको देखा, हाँ, और कैसे उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, क्योंकि जैसे मैंने समझा है शायद वो अच्छे से समझा पाएं, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, लाइफ की जर्नी, लाइफ से क्या चीजें सीख सकते हैं, एज अ मेंटर आपसे बहुत कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर उसे हम पहले तो 2 पार्ट पे उसे डिवाइड कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट और मनी मेकिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए, और एक लाइफ के लिए क्या मैसेज होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा मैसेज बहुत सिंपल रहेगा कि
आप जो भी करें प्लीज अपने पैसे को एक ऐसे रूप में मत देखिएगा जहां आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसा आप इसलिए कमाते हैं क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर सकता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जिस रूप में भी करें, इंश्योर दैट मनी इज वर्किंग फॉर यू। लाइफ के लिए भी एग्जैक्टली द सेम अप्रोच। आप जहां भी अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वक्त की, अपने अटेंशन की, अपने रिश्तों की, अपने पैसे की, इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। अगर आप अपना वक्त सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, वो कभी भी आपको वापस कुछ नहीं लाके देगा। लेकिन वही वक्त अगर आप किताबें पढ़ने में, किसी को सिखाने में, किसी की मदद करने में, कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, देन दैट टाइम विल गिव इटसेल्फ बैक many fold, and that is the way that I look at my life as well. अंकुर जी, बहुत बहुत थैंक यू मैं आपको कहना चाहूंगी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी। आपने इतना वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको बताया, स्टार्टअप से रिलेटेड बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तन्वी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थॉटफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा। और हमारी तरफ से गुड विशेस आपकी कमिंग बुक के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अंकुर वारिकू जी से हमारी आज की मुलाकात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगले संडे शाम 7 बजे एक और गेस्ट से आपकी मुलाकात कराऊंगी। तब तक देखते रहे बिज़ तक।